Hello everyone. Hello everyone. So my name is Shivraj Singh Rana, your medicopathology, your anatomy as well as microbiology mentor. So basically today's video is very important. That is on my lab diagnosis of टीबी, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। मतलब कुछ ना कुछ लैब डायग्नोसिस ऑफ टीबी में से आना ही आना है। एक तो वैसे ही आपको पता है कि जो माइक्रो वाले हैं उनको लैब डायग्नोसिस से अलग ही वो है, अलग ही मजा आता है उनको लैब डायग्नोसिस का। और वो भी टीबी की हो तो फिर तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है ना। चलो, सो फर्स्ट एनी लैब डायग्नोसिस यू शुड नो, you will write in your exam, you should know that you should start with a specimen collection. So specimen collection या sample collection, तो दो sputum sample. We are here talking about the pulmonary TB. PTB is pulmonary TB. तो pulmonary TB के दो sputum sample you should take. फर्स्ट इज स्पॉट सैंपल। स्पॉट सैंपल क्या होता है? जब पेशेंट आपके पास आया, आपने साथ में ही उसका क्या कर लेना है? एक सैंपल ले लेना। दैट इज माई स्पॉट सैंपल। दैट इज व्हाट माई स्पॉट सैंपल। ओके, सेकंड, दैट इज माई स्पॉट सैंपल। एक होता है अर्ली मॉर्निंग सैंपल, कि एक आपने तब सैंपल लिया, एक आपने उसके अगले दिन के सैंपल, सुबह सुबह सैंपल ले लिया। तो कौन आपके पास अगले दिन सुबह पेशेंट आएगा? तो अल्टरनेटिवली वी टेक टू स्पॉट सैंपल्स एट लीस्ट 1 hour सेपरेट। कि एक एक सैंपल आपने 12 बजे लिया, एक सैंपल आपने दोपहर के 1 बजे लिया, एक सैंपल आपने 2 बजे ले लिया, क्योंकि अगले दिन पेशेंट नहीं आएगा एंड उसकी वजह से द इट can delay the treatment and diagnosis. That's why we take the two spot samples. Sputum should be at least 3 to 5 ml in the quantity. Thick purulent. थिक या प्यूरिलेंट सैंपल आपने लेना है, ना कि कोई सलाइवरी स्पेसिमेन लेना। अगर उसके स्पूटम क्या होता है, म्यूकस, जो बलगम, वो वाला सैंपल आपने लेना, ना कि उसके सलाइवा का सैंपल ले लेना है। सलाइवा, अगर सलाइवा का जो सैंपल होगा दैट विल बी थिन एंड वो आपने रिजेक्ट कर देना है, वो आपने नहीं लेना है। सो सलाइवरी स्पेसिमेन विच आर वाटरी इन नेचर शुड बी रिजेक्टेड। एंड कौन सा सैंपल लेना है? थिक एंड प्यूरिलेंट सैंपल यू शुड टेक ऑफ द स्पूटम। इन ईपीटीबी, दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, तो आपने कौन कौन से सैंपल लेने? ऑप्टिमम सैंपल कौन कौन से हैं? सीएसएफ, साइनोवियल फ्लूइड, असाइटिक फ्लूइड, और एक और होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये सारे के सारे क्या है मेरे? एक ऑप्टिमम सैंपल है कि इसमें आपने ढूंढना है तो आपको बड़ी आसानी से टीबी का बेसलाइन मिल जाएगा। एक होता है सब ऑप्टिमल सैंपल्स की आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कई बार फॉल्स नेगेटिव हो सकता है टेस्ट। सो फर्स्ट इज माय ब्लड ओनली फॉर द डिससेमिनेटेड टीबी एंड को इन्फेक्टेड विद एचआईवी। ज्यादातर हम टीबी का सैंपल ब्लड का लेते ही नहीं है, उसमें लेना है जो एचआईवी इन्फेक्टेड पीपल है, या तो डिससेमिनेटेड टीबी हो सकता है, बट वो भी नहीं हम लेते इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। या तो आप प्लूरल फ्लूइड ले सकते हो। So these samples are collected aseptically from the sterile sites. Collected aseptically आपने याद रखना है। अदर्स, अदर इसमें क्या है कि कोई इसमें टीबी आपको आसानी से मिल जाएगा, बट बाकियों में मुश्किल होता है बिकॉज इसमें नॉर्मल फ्लोरा देयर कैन बी देयर, नॉर्मल फ्लोरा हो सकता है इनमें। सो फर्स्ट इज माय यूरिन। यूरिन में भी आप कर सकते हो 3 मॉर्निंग सैंपल यू हैव टू टेक। स्टूल फॉर डिससेमिनेटेड टीबी इन द एचआईवी इन्फेक्टेड पीपल, द एज वी हैव टेकन द ब्लड वैसे ही आपने स्टूल का लेना है। बाल यू कैन टेक, बाल, ब्रोंकियल वेलर लेवाज, लिम्फ एस्पिरेट यू कैन टेक, एंड गैस्ट्रिक लवाज इन चिल्ड्रन। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि जो बच्चे होते हैं वो स्पूटम अपना इंजेस्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से यू हैव टू, उनका जो स्पूटम होता है दैट गोज इनटू द स्टमक, इसलिए आपको गैस्ट्रिक लेवाज लेना पड़ेगा। ओके, and you will also take the gastric lavage in ICU patients. So why you will take in ICU patients? Because they are bedridden, वो नहीं उठ सकते हैं, वो भी अपना स्पूटम एस्पिरेट कर लेते हैं क्योंकि उनका भी स्पूटम बाहर नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा लेटे रहते हैं, ऑल स्टफ। ओके, next is DDC. What is DDC? That is digestion, decontamination and concentration। कि जो भी आपने सैंपल लिया है आपने उसको डाइजेस्ट करना है, डीकंटेमिनेट करना है, कंसंट्रेट करना है। डाइजेस्ट मतलब फालतू की चीजें उड़ा देनी है, डीकंटेमिनेट मतलब उसको नॉर्मल फ्लोरा से आपने हटा देना है, कि उसके अंदर नॉर्मल फ्लोरा है तो वो आपने उड़ा देना है, और कंसंट्रेट करना है। कंसंट्रेट समझते ना, कि एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कंसंट्रेट, कि आपको सिर्फ बैक्टीरिया दिखने चाहिए बाद में। So specimen should be subjected to digestion. Digestion आपने क्यों किया? To liquefy the thick pus cells.
कि जो मोटे मोटे थिक पस सेल्स हैं वो साइड में हो जाए। डीकंटेमिनेशन टू इनहिबिट द नॉर्मल फ्लोरा, एंड कंसंट्रेशन क्योंकि आपने टू इंक्रीज द यील्ड, दैट इज डीडीसी। डीडीसी इज नॉट नीडेड फॉर द मॉलिक्यूलर मेथड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डीडीसी आपने किसके लिए नहीं करनी है? मॉलिक्यूलर मेथड्स। मॉलिक्यूलर मेथड्स मतलब वही सारे अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, दैट इज लाइन प्रोब एसे, सीबी नाट, ट्रू नाट, ये सारे मॉलिक्यूलर मेथड्स हैं, इनके लिए आपको डीडीसी करने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत, किसके लिए जरूरत है डीडीसी करने की? दैट इज ऑफ माई माइक्रोस्कोपी, दैट इज ऑफ माई माइक्रोस्कोपी। एंड आपने किस डीडीसी किस किस की नहीं करनी? तो मॉलिक्यूलर मेथड्स, जब आपने स्पूटम को मॉलिक्यूलर मेथड्स के लिए भेजना है तो नहीं आपने करना। और आपने अगर ईपीटीबी सैंपल्स लिए हैं विच आर कलेक्टेड एसेप्टिकली, एसेप्टिकली वाले मतलब दीज, अगर आपने इनमें से कोई भी सैंपल लिया है, ऑप्टिमम या सब ऑप्टिमम सैंपल में से कोई भी सैंपल लिया है, आपको डीडीसी करने की जरूरत नहीं है, आपको डीडीसी करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से मेथड्स यू आर यूजिंग फॉर द डीडीसी? दैट इज डाइजेशन, डीकंटामिनेशन एंड concentration. That is, first is modified Petrov's method and second is NaLC method plus 2% NaOH. तो modified Petrov's method में we use 4% NaOH, 4% NaOH, and इसमें it is recommended for the LJ culture. अगर आपने लोस्टिन जेंसेल कल्चर करना है टीबी का तो आप पहले कौन सा डीडीसी का मेथड करोगे? दैट इज माय मॉडिफाइड पेट्रोव्स मेथड। नेक्स्ट इज NaLC, दैट इज एन एसिटाइल एल सिस्टीन। इसके साथ आपने यहां पर आपने 4% NaOH यूज किया था, यहां पर यू विल यूज 2% NaOH, तो इट इज सुपीरियर टू द मॉडिफाइड पेट्रोव्स मेथड। NaC liquefies the sputum and NaOH kills the normal flora. NaLC, that is N-L-cysteine, ने स्पूटम को लिक्विफाई कर देना, लिक्विफाई करना मतलब डाइजेशन उसने कर देनी है। उसके बाद NaOH ने नॉर्मल फ्लोरा मार देना है, मतलब उसने डीकंटेमिनेशन कर देनी है। कंसंट्रेट, अगर ये दोनों स्टेप्स हो गए, डाइजेशन और डीकंटेमिनेशन हो गए, अपने आप द स्पूटम विल बिकम कंसंट्रेटेड। ओके, सो रिकमेंडेड फॉर द ऑटोमेटेड कल्चर। वी विल डिस्कस द व्हाट इज ऑटोमेटेड कल्चर। तो NaLC is recommended for the automated culture, whereas the modified Petrov's method is for the conventional culture, that is LJ culture. डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, तो डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी जब मैंने आपको स्टेनिंग करवाई है इन योर जनरल माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें हमने कौन कौन सी स्टेनिंग की थी? एक तो ग्राम स्टेनिंग की थी, दूसरी स्टेनिंग की थी, दैट इज एसिड फास्ट स्टेनिंग। तो उसकी डिटेल्स की किस स्टेप पे क्या करना है, किस स्टेप पे क्या नहीं करना, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। इधर मैं आपको सीधा रिजल्ट बताऊंगा, बट कई बार स्टेप्स भी पूछते हैं पेपर में जेड स्टेनिंग के, तो आपको पता होना चाहिए वो वाले, दैट इज आई हैव डिस्कस इन स्टेनिंग वाली वीडियो। सो जेड स्टेनिंग नेगेटिव रिजल्ट कब होगा? व्हेन यू विल से कि आपने स्पूटम पेशेंट का चेक किया और उसमें आपको टीबी बेसिलस नहीं मिला, कब आप बोलोगे? सो नेगेटिव रिजल्ट तभी आपने बोलना है ओनली गिवन व्हेन एटलीस्ट 100 ऑयल इमर्शन फील्ड्स आर एग्जामिन्ड फॉर 10 to 15 मिनट्स। 100 ऑयल इमर्शन फील्ड्स क्या होते हैं? ये स्लाइड है, यहां पर आपने स्पूटम का सैंपल लिया, आपने जेड स्टेनिंग उसकी की, आप माइक्रोस्कोप पे नीचे देख रहे हो, आपने पूरे माइक्रोस्कोप को ऐसे हर ऑयल इमर्शन फील्ड ऐसे जिगजैग मेथड में 100 बार एग्जामिन करना है, 100 टाइम्स, 100 oil immersion, different oil immersion fields you have to see, then you will say the person is negative, it doesn't show any tubercular bacilli. Okay, पॉजिटिव रिजल्ट सिंपल ही है कि आपको क्या दिखेगा? लॉन्ग स्लेंडर बीडेड, लॉन्ग लंबे लंबे बैसिलाई, स्लेंडर बीडेड, मतलब बीडेड क्या होते हैं? मतलब ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको, लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे लगेगा बीड्स है, बट वो बीड्स नहीं होते हैं, उसमें स्टेनिंग कम हुई होती है ऐसे, बट होता ही एक बैसिला ही है, बीड्स जैसे दिखता हो। लेस यूनिफॉर्मली स्टेन, लेस यूनिफॉर्मली स्टेन मतलब पूरा रेड नहीं आपको दिखेगा, बीच बीच में से कुछ फेंट भी दिखेगा आपको। रेड कलर्ड एसिड फास्ट बैसिला, एसिड फास्ट बैसिला की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या है? AFB। देखो यहां पर आपको डार्क पिंक टू रेड दिखेंगे, देख रहे हो? बीडेड नहीं लग रहा, देखो बीडेड लग रहा है थोड़ा सा, दिस इज माई बीडेड अपीयरेंस, ये बीडेड अपीयरेंस है। ये देखो कितना लंबा बैसिला है, लॉन्ग स्लेंडर, तो आपको ये देखो कितने सारे बैसिला इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। ओके, तो आपको डार्क पिंकिश टू रेड दिख सकता है, बट रेड बड़ा अच्छा दिखता है। आपने अभी तक अपनी माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में देख लिया होगा, तो नहीं देखा तो देखो जाके, मिलता है सैंपल आपको, फाइनल में आपने जेड स्टेनिंग भी करनी है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रेडिंग ऑफ स्पूटम स्मीयर बाय NTEP। व्हाट इज NTEP? फर्स्ट ऑफ ऑल, NTP इज नेशनल ट्यूबरकुलर या टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम।
it is run by, it is very old program run by the different governments of our India. कोई भी गवर्नमेंट आती तो ये इसमें मेजर चंक ऑफ जीडीपी जाती है हमारी। तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ने क्या कहा है कि अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट, हर हर प्रोग्राम में यही कहता है। तो कहते हैं आपने कैसे स्पूटम सैंपल को ग्रेड करना है और कब कहना है कि इसको टीबी है या नहीं है। तो बेसिकली आपने चेक करना है नंबर ऑफ एएफबी, नंबर ऑफ एएफबी इन 100 ऑयल इमर्शन फील्ड, सॉरी नंबर ऑफ एएफबी इन 100 ऑयल इमर्शन फील्ड, ठीक है। अगर अगर 1 से 9, 1 सेकेंड, अगर 1 से 9 ऑयल, 1 से 9 एएफबी है, एसिड फास्ट बेसिलाई, अगर 100 ऑयल 100 ऑयल इमर्शन फील्ड में अगर 1 से लेके 9 एसिड फास्ट बेसिलाई हैं, 1 से लेके 9 एसिड फास्ट बेसिलाई हैं, तो आपने इसको ग्रेड करना है स्कैंटी, नॉट 0 नॉट 1, स्कैंटी, एंड रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली अगर मैंने 100 ऑयल इमर्शन फील्ड देखे, उसमें से मेरे को 2 एएफबी मिले, मेरे को 2 एसिड फास्ट बेसिलाई मिले, तो आई विल ग्रेड दिस sputum smear to be scanty but positive for the TB, अब आपने 100 ऑयल इमर्शन फील्ड देखे और उसमें से आपको 10 से 99 एएफबी मिले, 10 से 99 एएफबी मिले, तो आपने उसको ग्रेड क्या करना है 1+। आपने क्या ग्रेड करना है उसको 1+, एंड ऑब्वियसली रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अब तो पॉजिटिव ही रहेगा रिजल्ट। सो मान लो अगर आपने 100 ऑयल इमर्शन फील्ड देखे, उसमें से आपको 50 एएफबी मिले, यू हैव टू काउंट द एएफबी, यू हैव टू काउंट द एएफबी। अगर आपने 50 एएफबी देखे, तो 50 एएफबी देखे तो कितने हैं, 50 पर 100 ऑयल इमर्शन फील्ड, 50 पर 100 ऑयल इमर्शन फील्ड, तो इसको आपने क्या ग्रेड करना है, इसको आपने क्या ग्रेड करना है 1+। नेक्स्ट इज 1 to 10 पर ऑयल इमर्शन फील्ड, 1 से 10 आपको, एक आपने पहला ऑयल इमर्शन फील्ड देखा, उसमें से आपको 7-8 मिल गए, तो आप उसको क्या ग्रेड करोगे 2+। एंड मोर देन 10 इन 1 ऑयल इमर्शन फील्ड, तो इसको आप करोगे 3+ एंड इट इज पॉजिटिव। आपने बेसिकली ये वाला बॉक्स याद करना है, ये वाला कॉलम याद करना है, ये वाला कॉलम याद करना है, दीज 2 कॉलम्स यू हैव टू डिवाइड, एंड आपने अच्छी तरह ड्रॉइंग नोट्स करना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने कौन से कॉलम याद करने हैं, दिस वन एंड दिस वन, ग्रेडिंग वाला एंड नंबर ऑफ एएफबी वाला, ये आप छोड़ सकते हो, ये तो पता ही है, इजी है ये तो, ठीक है। अब एक होती है हमारे पास फ्लोरोसेंस स्टेनिंग, नॉट डन रूटीनली, कोई है एनटीईपी के अंडर, हाँ डाल देता है एनटीईपी, एनटीईपी ने अपने अंदर इसको डाला हुआ है, मतलब फ्लोरोसेंस स्टेनिंग को, बट इट इज नॉट फाउंड कॉमनली इन एनी लेबोरेटरी। So bacilli appear brilliant yellow against the black background, more sensitive than ZN staining। तो ये येलोइश टू ग्रीनिश बेसिलाई चमकते हुए आपको दिखेंगे ब्लैक बैकग्राउंड पे। इसकी डिटेल्स की फ्लोरोसेंट में क्या क्या डालते हैं दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, कि प्राइमरी स्टेप ये है, सेकेंडरी ये है, डीकलराइजर ये है, ब्ला ब्ला, छोड़ो परे वो। आपको इतना होना चाहिए कैसे दिखते हैं, ब्रिलियंट येलो टू ग्रीन दिखते हैं, एंड इट इज मोर सेंसिटिव देन द ZN staining। नेक्स्ट इज कल्चर मेथड विच इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है तो भी हम इसको रूटीनली नहीं करते, व्हाई है ये गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड तो भी मैं इसको रूटीनली नहीं कर रहा, व्हाई, व्हाट्स द रीजन, व्हाट कैन बी द रीजन। द रीजन इज बेसिकली कि इट टेक्स लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम टू गिव मी द रिजल्ट्स। अब मैं वेट ही करता रहूंगा कितनी देर कि मेरे को रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे, इट टेक्स अराउंड आई थिंक सो 6 to 8 weeks टू गेट द रिजल्ट। तो इससे तो भाई बंदा मर ही जाएगा तब तक तो, हाँ है ना, तब तक तो बंदा ही मार दोगे आप। सो डिटेक्शन लिमिट क्या है कि इतने बेसिलाई होने चाहिए पर एमएल ऑफ स्पूटम, तभी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो डिटेक्शन लिमिट इज 10 to 100 वायबल बेसिलाई पर एमएल, कि इतने 10 से लेके 100 वायबल मतलब जिंदा, टाइगर अभी जिंदा है तो टीबी अभी जिंदा होना चाहिए, तभी आप उसको डिटेक्ट कर पाओगे। क्योंकि अगर वो टीबी बेसिलाई जिंदा होगा, ट्यूबरकुलर बेसिलाई जिंदा होगा, तभी वो कल्चर पे ग्रो करेगा, मरे हुए बेसिलाई तो ग्रो कर ही नहीं सकते, ओके और नॉट। सो 10 to 100 वायबल बेसिलाई होने चाहिए पर एमएल ऑफ द स्पूटम टू गेट डिटेक्टेड बाय द कल्चर मीडिया, जो कि होते हैं। सो कन्वेंशनल इज माई एलजे मीडिया, लोस्टीन जेनसन मीडिया, जनरल से बोलता आ रहा हूं, पता नहीं कितने साल हो गया मुझे, एलजे टीबी का एलजे है, टीबी का एलजे है, टीबी का एलजे है, तब भी पेपर में गलत आओ करके आओगे ना तो
सीरियसली मार खाओगे। तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन इज हेन्स एग, मुर्गी का अंडा, मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन एंड एस्पराजिन एंड मेलाचाइड ग्रीन। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेपर में आते हैं। आई नो दैट बहुत ज्यादा बकवास क्वेश्चन है पेपर में पूछने के लिए, बहुत ही ज्यादा, कि कल्चर मीडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछ रहे हैं हम यार। सीरियसली इतना क्या बोलूं एजुकेशन सिस्टम के बारे में, बट आई नो दैट मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है बकवास चीजें याद करना। बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इसके आते हैं एमसीक्यू, देन यू हैव टू रिवाइज इट। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन माय नोट्स। और इसको आपने इंक्यूबेट करना है, सैंपल को इंक्यूबेट करना है फॉर 6 to 8 वीक्स। कॉलोनीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने बोविस, मैंने स्टार्टिंग में बोला था फर्स्ट वीडियो में कि अकेला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी नहीं करता, बोविस भी करता है। तो अगर दोनों कर रहे हैं तो उसको ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या माइकोबैक्टीरियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना। तो अगर आपने फाइंड करना है कि जो कल्चर मीडिया पे ग्रो हुआ है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या माइकोबैक्टीरियम बोविस है, तो आप कैसे पता करोगे? इसका बड़ा छोटा सा राइमिंग सी आपने याद रखनी है। ट्यूबरकुलोसिस की जो कॉलोनीज होती है वो होती हैं रफ, टफ एंड बफ। दोबारा बोलो मेरे साथ, दोबारा बोलो, रफ, टफ एंड बफ, रफ टफ एंड बफ, रफ टफ एंड बफ, रफ टफ एंड बफ colonies are of mycobacterium tuberculosis, whereas the bovis की colonies कैसी होती हैं? smooth and moist and white colored and they break up when touched। break up मतलब not सेली सेले वाला breakup, breakup मतलब टूट जाना। ओके, वैसे तो मतलब ऐसे आप कॉलोनीज को टच करोगे तो वो टूट जाएंगी। अगर आपके रिश्ते भी इतने कमजोर हैं कि इतनी जल्दी टूट जाते हैं, सो उसको देखो, इतने कमजोर रिश्ते नहीं होने चाहिए। सो ट्यूबरकुलोसिस इज बफ, टफ एंड रफ, याद रह जाता है मुझे, आपको भी याद रहना चाहिए, राइमिंग याद रखनी है आपने। और बोविस का स्मूथ, मॉइस्ट एंड वाइट। सो ये देखो, आपको कल्चर मीडिया लोस्टिन जेंसन, लोस्टिन जेंसन कभी भी कल्चर मीडिया पे आपको नहीं बनाना आपने, इट इज ऑलवेज अवेलेबल इन द ट्यूब और एनी क्या कहते हैं वेसल। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटेड लिक्विड कल्चर। ऑटोमेटेड लिक्विड कल्चर क्या है कि आप लिक्विड कल्चर को आप ऑटोमेटेड मशीन में डाल रहे हो और वो आपको रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, तो आपने कौन सा कल्चर वी आर यूजिंग? दैट इज माय मिडल ब्रूक 7H9। कौन सा कल्चर आप यूज करते हो? मिडल ब्रूक 7H9, मिडल ब्रूक 7H9 कल्चर सॉरी माय मिस्टेक, कल्चर नहीं, लिक्विड ब्रॉथ, लिक्विड ब्रॉथ। क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं? बिकॉज इट ऑफर फास्टर टर्न अराउंड टाइम कंपेयर टू कन्वेंशनल कल्चर। इसको तो भाई 6 से 8 वीक्स लग रहे थे, बट है कल्चर है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो एलजे हो। सो कौन से मेथड से हम ऑटोमेटेड लिक्विड कल्चर करते हैं? सो मेथड इज माय बैकटेक एमजीआईटी। कौन सा? बैकटेक एमजीआईटी। तो बैकटेक एमजीआईटी की फुल फॉर्म क्या है? माइकोबैक्टीरिया ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब, माइकोबैक्टीरिया ग्रोथ इंडिकेटर ट्यूब। अब इसमें आपने क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। तो प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर क्या है इसका? तो इसके ये देखो, लिक्विड ब्रॉथ में आपने डाल के रखा हुआ है सैंपल। ठीक है, ठीक है। आपने बॉटम ऑफ ट्यूब हैज ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरोसेंट डाई, जिसका नाम है फ्लोरोक्रोम। आपने ट्यूब के बिल्कुल नीचे एक डाई डाल के रख दी है, फ्लोरोसेंट डाई ला के रख दी। कौन सी? ऑक्सीजन सेंसिटिव फ्लोरोसेंट डाई, जिसका नाम क्या है? फ्लोरोक्रोम। इसका नाम क्या है? फ्लोरोक्रोम। इनिशियली डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द ब्रॉथ क्वेंचेस, दैट इज सप्रेसेस द फ्लोरोसेंस। ये जो इसकी जो डाई है, ये जो मेरा कल्चर है, ध्यान से सुनना, इस कल्चर में कितनी सारी ऑक्सीजन पहली भरी हुई है, कितनी सारी ऑक्सीजन भरी हुई है। और ये जो डाई है, ये ऑक्सीजन इस फ्लोरोसेंट डाई की फ्लोरोसेंस को कम करती है। ये जो मेरी ऑक्सीजन है मेरी, ये उस डाई की फ्लोरोसेंस को सप्रेस करती है, क्वेंच करती है। क्वेंच शब्द आपने याद रखना है क्योंकि ये बुकिश लैंग्वेज है। क्वेंच करती है, सप्रेस करती है। ऑक्सीजन सप्रेस कर रही है फ्लोरोसेंस ऑफ द डाई। ओके, अब आपने सैंपल डाल दिया, स्पूटम सैंपल डाल दिया, जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम हो सकता है। तो अगर उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम होगा तो वो ये ऑक्सीजन को यूज करेगा, क्योंकि वो अब ग्रो हो रहा है, लिक्विड कल्चर में न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं, ग्रो हो रहा है, ऑक्सीजन वो यूज करेगा। अब ऑक्सीजन होगी कम 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 कम, ऑक्सीजन क्या होगी? कम कम कम। ऑक्सीजन कम होगी तो डाई क्या हो जाएगी? चमकनी शुरू हो जाएगी।
फ्लोरोसेंट होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि उसको सप्रेस करने के लिए कोई चीज नहीं बची. ऑक्सीजन वॉज सप्रेसिंग द फ्लोरोसेंस ऑफ द डाई, बट नाउ द टीबी इज यूजिंग द ऑक्सीजन, ईटिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन कम हो रही है, डाई दोबारा चमकनी शुरू होगी क्योंकि उसको कोई क्वेंच करने वाला नहीं है, सप्रेस करने वाला नहीं है. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ द MgIT. Quenches and suppresses the fluorescence. As the mycobacteria grow, they consume the oxygen and oxygen concentration falls. The fluorochrome is not longer suppressed. अब fluorochrome suppress नहीं हो रहा है, उसकी डाई अब उसकी जो फ्लोरोसेंस है क्वेंच नहीं हो रही है, सप्रेस नहीं हो रही है. सो फ्लोरोसेंस इज सीन and which is detected by the machine. And very important uses क्या है? It detects the growth of mycobacteria and very important drug susceptibility testing. आपको आगे बताऊंगा. जो मेरा मॉलिक्यूलर मेथड्स हैं हमें ये तक बता देते हैं कि ये जो टीबी है, ये जो हम इसके लिए ड्रग्स यूज कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन 4 ड्रग्स होती है, रिफैम्पिसिन, आइसोनाइजिन, पायरेजिनामाइड एंड थैम्ब्यूटॉल. आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. तो ये जो 4 ड्रग्स हैं, क्या ये बैक्टीरिया जो हमारे अंदर है ये उससे रेजिस्टेंट है कि नहीं, ये भी मेरा बता देगा MgIT. बट MgIT बहुत कम परफॉर्म करते हैं. ज्यादातर वी आर यूजिंग मॉलिक्यूलर मेथड्स, उसमें भी CB नॉट, दैट इज जीन एक्सपर्ट, वी आर यूजिंग मोस्ट कॉमनली. चलो कोई बात नहीं. कल्चर आइडेंटिफिकेशन. कल्चर आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे? ऑटोमेटेड बाय माल्टीटॉफ, या वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास कॉलोनीज बनी, आपने उसके बाद एलाइजा से एक एंटीजन ढूंढना है, दैट इज MPT64. MPT64 वेरी इंपॉर्टेंट एंटीजन. It is positive for tuberculosis and negative for NTM. What is NTM? NTM is non-tubercular mycobacteria, जिसको हम बोलते हैं एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया. जरूरी थोड़ी कि सारे माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस ही करेंगे. तो टीबी के बाद मैं आपको नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया पढ़ाऊंगा, ऐसे माइकोबैक्टीरिया विच डजंट कॉज ट्यूबरकुलोसिस बट है वो माइकोबैक्टीरिया. ओके, very important molecular methods is simple is PCR, then comes my automated real time PCR and line probe assay. इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इज लाइन प्रोब assay एंड ऑटोमेटेड रियल टाइम PCR में से सबसे इंपॉर्टेंट CB नॉट एंड जीन एक्सपर्ट. एक और होता है जिसका नाम है चिप बेस्ड रियल टाइम PCR, जिसका नाम है ट्रू नॉट. तो हमने डिटेल में 2 पढ़नी है, CB नॉट एंड लाइन प्रोब assay. तो CB नॉट की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. इसका मतलब क्या है? कार्ट्रिज बेस क्या है? कार्ट्रिज एक डिवाइस होता है, मतलब एक डब्बी सी मान लो, जिसके अंदर मैंने सारा सामान डाल के रखा हुआ है. उसके अंदर सारे वो प्राइमर्स है. पीसीआर के लिए क्या क्या चाहिए आपको? है तो ये एक तरह का पीसीआर ही ना. आपको प्राइमर्स चाहिए, आपको जो भी उसके अंदर लिक्विड चाहिए, आपको जो भी अंदर उसकी मशीन्स चाहिए, स्पूटम होल्डर चाहिए, सब कुछ उस कार्ट्रिज के अंदर होता है. और उस कार्ट्रिज को आपने सिर्फ एक मशीन में डालना होता है. सैंपल आपने डाला, स्पूटम सैंपल, कार्ट्रिज के अंदर आपने स्पूटम सैंपल डाला, उसको मशीन के अंदर डाला, and you will get the result in just 2 hours. वेरी इंपॉर्टेंट. जितने भी आप मेथड्स पढ़ते हो टीबी डायग्नोसिस के, सबसे कम टर्न अराउंड टाइम, लोएस्ट टर्न अराउंड टाइम इज ऑफ CB नॉट, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट. और इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज जीन एक्सपर्ट. जीन एक्सपर्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द CB नॉट. CB नॉट एक मेथड है, मशीन का नाम क्या होगा एक एग्जाम्पल के तौर पे? जीन एक्सपर्ट. जीन एक्सपर्ट इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है. इट डिटेक्ट्स द MTB कॉम्प्लेक्स DNA. एक तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का DNA फाइंड करेगा, क्योंकि पीसीआर ने क्या करना है? उसका DNA लेके उसको एम्पलीफाई करके बताना है कि हाँ भाई इसके अंदर है कि नहीं. दूसरा, इट विल ऑल्सो टेल अस अबाउट द रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस. रिफैम्पिसिन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग, वन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग फॉर टीबी. अगर पेशेंट रिफैम्पिसिन से रेजिस्टेंट होगा तो अब हम उसके अंदर रिफैम्पिसिन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि रिफैम्पिसिन ने काम ही नहीं करना. तो रिफैम्पिसिन नहीं यूज करनी, ये भी हमें पता लग जाएगा कि पेशेंट को रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है. सो आपको ये एक तो डीएनए के बारे में भी बता रहा है, मतलब एक तो आपका टीबी डिटेक्ट भी कर रहा है कि इसको टीबी है. दूसरा, आपको 4 फर्स्ट लाइन ड्रग्स में से पहली फर्स्ट लाइन ड्रग दैट इज रिफैम्पिसिन की रेजिस्टेंस भी बता रहा है कि इस पेशेंट को रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है. आप कोई और दवाई देना अगर इसको रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस है. ठीक है जी. EPTB दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी. WHO रिकमेंड्स आपने इन EPTB दैट इज एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में
आपने कोई और टेस्ट नहीं करना, ना स्पूटम सैंपल करना है, ना कल्चर करना है, ना फ्लोरोसेंस स्क्रीनिंग करनी है, ना लिक्विड कल्चर करना है, कुछ नहीं करना। सीधा आपने करना है जीन एक्सपर्ट एज अ इनिशियल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ईपीटीबी। अगर उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, अगर आपको लग रहा है कि इसको टीबी मेनिंजाइटिस है, या जेनाइटो यूरिनरी टीबी है, या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टीबी है, या स्केलेटल टीबी है, कोई भी टीबी है, आपने सैंपल लेना है, सीधा उसको जीन एक्सपर्ट के लिए भेजना है, सीधा सीबी नाट के लिए भेज देना है। अगर उसका सीबी नाट पॉजिटिव आ गया तो सीधा उसको टीबी के आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। कोई बकवास चीज आपने नहीं करनी, कोई स्पूटम सैंपल नहीं करना, कोई एक्सरे नहीं करना, कोई कल्चर नहीं करना, कुछ नहीं करना। एंड इसकी डिटेक्शन लिमिट इज 131 बेसिलाई पर एमएल ऑफ स्पूटम। कल्चर की कितनी थी? दैट वाज माय 10 to 100 वायबल बेसिलाई, वायबल। इसकी क्या है? 131। सो इसको कल्चर से ज्यादा चाहिए बेसिलाई, मतलब इतने बेसिलाई होने ही चाहिए तब भी ये डिटेक्ट कर पाएगा। अगर इतने से, इससे मान लो 100 बेसिलाई थे 1 ml ऑफ स्पूटम में, तो उस बंदे को था टीबी, बट उसका फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। फॉल्स नेगेटिव क्यों आएगा? बिकॉज अब उसका नंबर ऑफ बैक्टीरिया वॉज लेस इन द स्पूटम। ओके, नेक्स्ट टेस्ट इज माई लाइन प्रोब एसे, विच इज द बेस्ट टेस्ट, बेस्ट मशीनरी अवेलेबल फॉर द टीबी डायग्नोसिस। बट ये जो लाइन प्रोब ऐसे है ना, हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ये जो जीन एक्सपर्ट है, सीबी नाट है, ये हर जगह अवेलेबल है। हर जगह कैसे अवेलेबल है? आप अपने हॉस्पिटल में जाओगे, यू विल सी, यू कैन गो एंड चेक द सीबी नाट, उधर होगा, जीन एक्सपर्ट होगा। सो दैट्स व्हाई आप अपने हॉस्पिटल जाओ एंड गो एंड वॉच द सीबी नाट एंड जीन एक्सपर्ट। एक बार मशीन देखो, उसका वर्क देखो कैसे करना है, एंड फिर देखो कि कैसे रिपोर्ट निकलती है, कैसे पॉजिटिव लिखते हैं, कैसे नेगेटिव लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स माय लाइन प्रोब ऐसे। तो लाइन प्रोब ऐसे के बहुत सारे फायदे हैं, बट इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्लोली स्लोली इंट्रोड्यूसिंग एलपीए इन ऑल द इंडिया। बट अभी तक ये हमारे, अभी 2026 तक इतने सारे लाइन प्रोब ऐसे हमारे पास नहीं है। बट एक बार लाइन प्रोब ऐसे आ गए हमारे पास तो बड़ी जल्दी वी कैन डिटेक्ट द टीबी, एंड उसके बाद रेजिस्टेंस का भी पता लग जाएगा। आपको सीबी नाट में सिर्फ रिफेम्पिसिन के रेजिस्टेंस का पता लग रहा था, है ना? आपको सीबी नाट से सिर्फ किसकी रेजिस्टेंस का पता लग रहा था? रिफेम्पिसिन की रेजिस्टेंस का पता लग रहा था। बट जो लाइन प्रोब ऐसे है, इससे आप फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स की रेजिस्टेंस का भी पता कर सकते हो। सो एक तो ये डिटेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स करता है, और रेजिस्टेंस टू सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स भी कर देता है। सेकेंड लाइन आपको कल बताऊं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सेकेंड लाइन ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं, ग्रुप ए बी सी, उसकी रेजिस्टेंस अगर पेशेंट में है वो भी हमें पता लग जाएगी। और साथ साथ इसने टीबी की डिटेक्शन तो करनी है, और नॉन ट्यूबरकुलर एंड ट्यूबरकुलर बैसिलाई का डिफरेंस भी ये बता सकता है कि ये टीबी वाला है, ये नॉन टीबी वाला बैसिलाई है। तो दोनों की स्पीसिएशन भी कर सकता है। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इन दिस 4 लाइंस, चारों की चारों इंपॉर्टेंट लाइंस है। ये लाइन प्रोब ऐसे बहुत प्यारा टेस्ट है, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा टेस्ट है। अगर इसको हमने अच्छी तरह पूरे इंडिया में लॉन्च कर दिया तो टीबी बड़ी जल्दी खत्म हो सकता है, और बड़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमें मिल सकती है। बिकॉज सारी रेजिस्टेंस आपको पहले पता लग जाएगी। इस अगर इन ड्रग से रेजिस्टेंट होगा तो आप ये ड्रग्स दोगे नहीं, उसका टाइम उतना ही कम वेस्ट होगा। बिकॉज अगर आपने रेजिस्टेंस चेक नहीं की, सीबी नाट से सिर्फ रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंस पता लगी, बाकी रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं लगी ड्रग्स की। जैसे हम इंडिया में वी आर यूजिंग द एंटीबायोटिक्स एमलेसली, वी आर यूजिंग द एंटीबायोटिक्स लाइक टॉफीज, तो वैसी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया। अच्छा, अब है डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम ऑफ पल्मोनरी टीबी बाय एनटीपी, दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो अगर आपके पास कोई प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट आ रहा है, प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट का मतलब क्या होता है कि किस किस पेशेंट को बोलोगे कि इसको मुझे टीबी लग रहा है? प्रिजम्पटिव मतलब मुझे लग रहा है कि इसको टीबी है। किसको बोलोगे आप? जब उसको फीवर, कफ, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस फॉर मोर देन 2 वीक्स हो। क्या हो? फीवर, कफ, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस फॉर मोर देन 2 वीक्स, 2 हफ्तों से ज्यादा उसको बुखार है, कफ है, नाइट स्वेट्स है, और वेट लॉस है। आपने पूछना है फीवर के लिए कौन सी दवाई लेते थे? ज्यादातर बोलते कि पैरासिटामोल लेते थे, है ना? पूछना है कि बार बार हो रहा है ना 2 हफ्तों से। दीज आर द 4 कार्डिनल फीचर्स ऑफ द टीबी। अगर ये 4 फीचर्स हैं तो आप उसका क्रैक करवाओगे। प्रिजम्पटिव, आप उसको क्या मानोगे कि इसको मुझे टीबी लग रहा है, सो दिस इज माय प्रिजम्पटिव टीबी केस और प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट। अब ये मेरा डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम दिया है एनटीईपी ने, दैट इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम ने,
सारे डॉक्टर्स को बोला है कि भाई ऐसे तुमने पेशेंट को डायग्नोज करना है अगर टीबी तुम्हें लग रहा है। ठीक है, तो कैसे करना है? आपके पास प्रिजम्पटिव टीबी केस आया, ठीक है, आपने उसके दो दो चीजें सबसे पहले करवानी है। एक करवाना है स्मीयर, स्मीयर सैंपलिंग, दैट इज स्पूटम स्मीयर, स्पूटम का स्मीयर करवाना है आपने, दैट इज ZN स्टेनिंग करवानी है। और आपने करवाना है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे मैंने क्यों करवाया? अगर मुझे व्हाइट पैची इनफिल्ट्रेट्स दिख रहे हैं चेस्ट एक्सरे में, तो मुझे एक सस्पेक्ट कर सकता हूं कि इसको टीबी है, क्योंकि टीबी में भी इंफ्लामेशन तो होगी, इंफ्लामेशन होगी तो व्हाइट एक्सुडेट्स विल बी सीन। इसकी वजह से चेस्ट एक्सरे में मुझे अगर व्हाइट पैची एक्सुडेट्स दिख रहे हैं, तो अगर कुछ ऐसे मुझे दिख रहे हैं, मैं पता नहीं कितनी बारी बोल चुका हूं, ऐसे कुछ व्हाइट व्हाइट पैचेस अगर मुझे यहां पर दिख रहे हैं, यहां पर व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं, तो मैं सस्पेक्ट कर सकता हूं कि इसको कोई निमोनिया या टीबी है। ठीक है, अगर स्मीयर आपने भेजा, स्पूटम का सैंपल लिया, म्यूकस का सैंपल लिया, बलगम का सैंपल लिया, आपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज दिया और उधर स्मीयर पॉजिटिव आ गया, माइक्रोबायोलॉजी वाले बंदे को लगा कि देखा उसने कि मुझे लाल लाल बेसिलाई दिख रहे हैं, उसने ग्रेडिंग करके आपको भेज दिया कि स्कैंटी है, 1+ है, 2+ है, 3+ है, क्या है ना, सैंपल उसने भेज दिया। ठीक है, अगर स्मीयर पॉजिटिव आया, चाहे चेस्ट एक्सरे में मुझे व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे, मुझे चेस्ट एक्सरे में व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, अगर स्मीयर पॉजिटिव आ गया, देन आई विल कॉल दैट पेशेंट माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म्ड टीबी केस, क्योंकि मुझे उसके स्पूटम में रेड कलर का बैसिला ही दिख गया यार, मैं क्यों आगे कोई और वो करूं? वैसे मैं करता हूं कंफर्मेशन के लिए, बट मैंने इसको बोल दिया कि इसको टीबी है क्योंकि स्पूटम में ही मुझे दिख गया रेड कलर का बैसिला, चाहे चेस्ट एक्सरे में मुझे व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं चाहे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या हो सकता है? स्मीयर नेगेटिव आया कि रेड कलर का बैसिला है, मुझे कुछ नहीं दिखा, बट चेस्ट एक्सरे में मुझे व्हाइट 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 पैचेस दिख रहे हैं। ठीक है, और एक तीसरा केस क्या हो सकता है? स्मीयर भी नेगेटिव है और चेस्ट एक्सरे में मुझे व्हाइट व्हाइट ही व्हाइट व्हाइट ही मुझे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। चेस्ट एक्सरे नेगेटिव है, मतलब चेस्ट एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, स्मीयर भी नेगेटिव है, कोई रेड कलर का कुछ नहीं दिखा। चाहे स्मीयर नेगेटिव, जब स्मीयर नेगेटिव या चेस्ट एक्सरे नेगेटिव है, या चेस्ट एक्सरे आपको पॉजिटिव लग रहा है बट स्मीयर नेगेटिव है, तो आपने क्या करना है? सीबी नाट करना है, सीबी नाट करना है। आपको लग रहा है कि पेशेंट को कफ है, नाइट स्वेट्स है, फीवर है, वेट लॉस है 2 हफ्ते से ज्यादा, बट उसका स्मीयर भी नेगेटिव आ रहा है, चेस्ट एक्सरे भी नेगेटिव आ रहा है, तो आपने सीबी नाट करना कंफर्म करने के लिए। और आप सीबी नाट कब करते हो? मैंने एक लाइन यहां पर बोली थी, सीबी नाट इज डन फॉर ईपीटीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए आपने सीधा ही जीन एक्सपर्ट सीबी नाट करना है। अगर आपके पास पेशेंट आया है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का, मेनिंजाइटिस है, स्केलेटल है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, जेनाइटो यूरिनरी है, तो आपने सीधा उसका सीबी नाट करना है, कोई स्मीयर शमीयर नहीं करना आपने। या पेशेंट पीडियाट्रिक है, लेस देन 18 ईयर्स है, छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, नियोनेट है, सीधा सीबी नाट करो। कौन सा सैंपल लेना है पीडियाट्रिक में? जल्दी बोलो, पीडियाट्रिक में कौन सा सैंपल लेना है? दैट इज गैस्ट्रिक लेवाज, गैस्ट्रिक लेवाज। नेक्स्ट इज, अगर पेशेंट को HIV है, पीपल लिविंग विद HIV एड्स, PLHA, PLHA, अगर PLHA है, पीपल लिविंग HIV एड्स है, EPTB एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है, सीधा यू विल गो फॉर सीबी नॉट, सीधा। ओके, अच्छा, सीबी नॉट करवाया, स्मीयर नेगेटिव था, यहां पर स्मीयर नेगेटिव था, कल चेस्ट एक्सरे पॉजिटिव लग रहा है, चेस्ट एक्सरे नेगेटिव लग रहा है, सीबी नॉट कर दिया। अब आपका या तो माइकोबैक्टीरियम डिटेक्ट हो सकता है या तो नहीं डिटेक्ट हो सकता। पहले हम करते हैं नहीं डिटेक्ट हुआ, सीबी नॉट भी नेगेटिव आ गया, सीबी नॉट भी नेगेटिव आ गया, तो बेसिकली यार छोड़ना चाहिए उस बंदे को ना, छोड़ सकते हैं, बट शायद सीबी नॉट फॉल्स नेगेटिव हो, यू देयर इज चांसेस फॉल्स नेगेटिव हो, तो ऐसे तो हम टीबी वाले पेशेंट्स को खुला नहीं भेज सकते ना, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। सो एमटीबी इज नॉट डिटेक्टेड। अगर आपको लग रहा है भाई इसको कफ है, फीवर है, मैं कह रहा हूं इसको टीबी है, तो आपने उसको क्या कर देना है? भाई हाँ तेरे को टीबी है, क्लिनिकली डायग्नोस्ड टीबी, समझ रहे हो? फीवर है, कफ है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स है, सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं, चेस्ट एक्सरे भी नेगेटिव है, स्मीयर भी नेगेटिव है, सीबी नॉट भी पॉजिटिव है, बट सिम्टम्स सारे टीबी वाले हैं, तो आपने उसको क्या कहना है? यू आर अ क्लिनिकली डायग्नोस्ड टीबी केस। और क्लिनिकली सस्पिशन नहीं है कि हल्की फुल्की कफ थी, हफ्ते में ठीक हो गई, तो छोड़ देना उसको, कंसीडर अल्टरनेट डायग्नोसिस, कोई और डायग्नोसिस देखना। बट अगर एमटीबी डिटेक्ट हो गया है सीबी नॉट से, तो आपने आगे सीबी नॉट से ही चेक करना है कि वो रिफेम्पिसिन सेंसिटिव है कि रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट है। इसके आगे वाला फ्लो चार्ट मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा कि अगर रिफेम्पिसिन सेंसिटिव हो तो क्या ट्रीटमेंट देनी है, रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट हो तो क्या ट्रीटमेंट देनी है।
So this is the basically diagnostic algorithm of the TB. तो देख रहे हो स्मीयर की कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पूटम स्मीयर कितना जरूरी है। स्पूटम स्मीयर अगर पॉजिटिव आ गया तो कोई और टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही भाई माइक्रोबायोलॉजिकली डायग्नोस्ड टीबी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो सब में अच्छी तरह बताया कि ऐसा टीबी जो आपके अंदर पड़ा है बट इट डजंट शो एनी सिम्टम्स। तो उसमें कौन से दो टेस्ट वाज पॉजिटिव, फर्स्ट वाज इग्रा, दैट इज माय इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, एंड सेकंड वाज ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट। ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट, ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, दैट इज माय मॉन्टुक्स टेस्ट। मॉन्टुक्स टेस्ट, मॉन्टुक्स टेस्ट लिख देता हूं मैं यहां पर, मॉन्टुक्स, मॉन्टुक्स टेस्ट। अच्छा चलो इग्रा के बारे में थोड़ा देखते हैं। इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे इग्रा इज अ ब्लड टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटेक्ट द लेटेंट टीबी इंफेक्शन, टू डिटेक्ट द लेटेंट टीबी इंफेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ब्लड, ज्यादातर टीबी के जो इंफेक्शन डायग्नोसिस दैट इज नॉट डन इन द ब्लड सैंपल, बट ये आपने ब्लड में करना। ब्लड सैंपल मिक्स्ड विद TB specific antigen, कौन कौन से antigens you are using, that is my ES86 and CFP10. If the person previously been infected with the tuberculosis, sensitized T lymphocytes release interferon gamma and amount of interferon gamma is, आपने इस टेस्ट में बेसिकली पहले से ही एंटीजन लगा के रख दे। कौन से एंटीजन, ES80 एंड CFP10, ये आपने पहले से एंटीजन लगा के रख दिए। अगर पेशेंट के अंदर टीबी का बैसिलाई होगा तो टी लिम्फोसाइट्स मेरे पहले ही सेंसिटाइज्ड होंगे, टी लिम्फोसाइट्स मेरे पहले ही सेंसिटाइज होंगे, क्योंकि टीबी में किसका रोल है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का रोल है। टी लिम्फोसाइट्स TH1 हेल्पर सेल्स में और TH1 सेल्स में होते हैं जो इंटरफेरॉन गामा रिलीज करता है। ये सारा पैथोजेनेसिस का पॉइंट है कि इंटरफेरॉन गामा इज रिलीज्ड बाय द TH1 सेल्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स। तो उसने एंटीजन देखा, आपने ब्लड डाला, ब्लड में टी लिम्फोसाइट्स थे, टी लिम्फोसाइट्स ने देखा ये तो ES80 एंड CFP10 वाला एंटीजन है, तो टीबी का एंटीजन है, जल्दी इंटरफेरॉन गामा रिलीज करो, क्योंकि वो पहले से ही हमारे बॉडी के टी लिम्फोसाइट्स पहले से ही सेंसिटाइज्ड हैं कि हमारे अंदर तो ट्यूबरकुलर बैसिलाई है, मैंने ट्यूबरकुलर बैसिलाई को देखते सार ही इंटरफेरॉन गामा रिलीज करना है। यही मेरे कोई नॉर्मल बंदा होगा, नॉर्मल बंदे के अंदर जिसके अंदर टीबी नहीं है, लेटेंट टीबी नहीं है, उसके टी लिम्फोसाइट्स आर नॉट प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड विद द ट्यूबरकुलर बैसिलाई, उनको पता ही नहीं है कि ये ट्यूबरकुलर बैसिलाई है, वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज बाद में करेंगे जब वो पूरे सेंसिटाइज हो जाएंगे कुछ 10 15 20 30 दिनों के बाद, है ना। बट यहां पर वो पहले सेंसिटाइज है, फटाफट इंटरफेरॉन गामा रिलीज कर देंगे। अगर इंटरफेरॉन गामा वो जल्दी रिलीज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ इंटरफेरॉन गामा अगर वो ज्यादा रिलीज कर रहे हैं क्योंकि वो प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस पेशेंट को लेटेंट टीबी इंफेक्शन है। सो सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट्स रिलीज इंटरफेरॉन गामा and amount of interferon gamma is released is measured. Positive test आपने कब बोलना है when interferon gamma is released, and negative बोलना है जब no or little interferon gamma is released. कौन सा क्या कहते हैं interferon gamma we are using, that is quantiferon TB gold assay. This is the name of, जैसे CB नाट एक प्रोसेस था, उसकी मशीन हम कौन सी यूज कर रहे हैं, जीन एक्सपर्ट, whereas the IGRA is a प्रोसेस एंड कौन सी मशीन हम यूज कर रहे हैं, क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड ऐसे। तो ये जो टेस्ट है, एक आपको चीज बता दूं एक आउट ऑफ बॉक्स कि इग्रा जो है ना, इट इज वेरी लेस, नो मान लो ना मात्र, नॉट ही मान लो अवेलेबल इन इंडिया, ज्यादातर ये अवेलेबल इंडिया नहीं है, बहुत कम अवेलेबल है, बहुत कम, हाईएस्ट लेबोरेटरीज में होगा कईयों में बस, नहीं तो इग्रा इज नॉट कॉमनली प्रेजेंट इन इंडिया। कौन सा टेस्ट, अगर आपने लेटेंट टीबी चेक करना है कि इसको टीबी है नहीं है, तो आप कौन सा टेस्ट करते हो, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, मॉन्टुक्स टेस्ट आप करते हो, ये इंडिया में अवेलेबल है और ये सबसे ओल्डेस्ट टेस्ट है टीबी का, ओल्डेस्ट, 100 साल से ज्यादा हो गया इसको करते हुए, हमें 100 ईयर से ज्यादा हो गया ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट। सो इसमें आपने कौन सा एंटीजन यू आर यूजिंग, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यू आर यूजिंग, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव यू आर यूजिंग, एंड इसकी डोज क्या है, आपने कौन सा एंटीजन यूज कर रहे हो, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोटीन्स ऑफ द टीबी। डोजेज क्या है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन द ट्यूबरकुलिन यूनिट, तो एक ट्यूबरकुलिन यूनिट इज इक्वल टू 0.0002 मिलीग्राम ऑफ प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ओके,
तो 0.1 ml ऑफ पीपीडी में कितनी ट्यूबरकुलिन यूनिट हो जाएंगी? 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट हो जाएंगी। दिस इज माय दैट क्या कहते हैं यूनिटरी मेथड कि 1 में इतना x है तो 2 में 2x हो जाएगा ना, ऐसे यूनिटरी मेथड कि एक ट्यूबरकुलिन यूनिट में 0.0002 पीपीडी है, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है। तो 0.1 ml ऑफ पीपीडी में मेरी 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट्स हो जाएंगी। ट्यूबरकुलिन यूनिट इज अ यूनिट, जस्ट पीपीडी की यूनिट है वो, पीपीडी की यूनिट है, पीपीडी की यूनिट है। जैसे फोर्स की क्या है? न्यूटन यूनिट है कि इतनी फोर्स मतलब इतना न्यूटन मैंने लगाया। वैसे पीपीडी की यूनिट क्या है? ट्यूबरकुलिन यूनिट है। ओके, तो आपने इस प्रोसीजर में 0.1 ml ऑफ पीपीडी यू आर यूजिंग विच इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इनटू द फ्लेक्सर सरफेस ऑफ फोरआर्म। ये मेरी फ्लेक्सर सरफेस है, अंदर वाली सरफेस है। दिस इज माय फ्लेक्सर सरफेस। इसमें मैंने, ये मेरा टीका है जिसमें मैंने 0.1 ml पीपीडी भर के रखा है, दैट इज 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट भर के रखा है। मैंने इंट्राडर्मली लगा दिया फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में, फोर आर्म में ट्यूबरकुलिन डाल दिया, पीपीडी डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर मैंने क्या मार दिया? गोला सा मार देना, छोटा सा गोला सा मार देना है। अगर फिर आपने रिजल्ट देखना है आफ्टर 2 या 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन के बाद रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आ सकता है? दैट इज इरिथमा, रेडनेस और स्वेलिंग अगर हुई होगी। अगर मोर देन 10 mm से ज्यादा बड़ी स्वेलिंग है या रेडनेस है, देन द टेस्ट इज पॉजिटिव, मतलब इसको टीबी है, इसको टीबी है। अगर 6 to 9 mm साइज है उसका, देन इट इज डाउटफुल, एंड लेस देन 5 है तो नेगेटिव है। इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर चिल्ड्रन में, पहले मैं चिल्ड्रन की बताऊंगा फिर आपको अडल्ट्स की बताऊंगा। अगर चिल्ड्रन में पॉजिटिव टेस्ट आ गया, 10 mm से बड़ी स्वेलिंग है, रेडनेस है, सीधा बोल देना है पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट्स एक्टिव इंफेक्शन, कि बच्चे को सच में टीबी है, टीबी है क्योंकि उसका 10 mm से बड़ा आ गया। बट अगर वो अडल्ट है, पॉजिटिव आया है, 10 mm से ऊपर उसका इरिथमा बना है, तो आपने क्या करना है? इससे क्या पता लगता है कि इट इंडिकेट्स द पास्ट और प्रेजेंट एक्सपोजर विद द ट्यूबरकुलर बैसिलाई, बट डज नॉट कंफर्म द एक्टिव इन्फेक्शन। अडल्ट है, मान लो 30 साल का बंदा है, उसका आपने ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया, टीएसटी किया, उसका मोर देन 10 mm इन आई, तो आपने सीधा नहीं बोला ना देखो टीबी है। उसको पहले भी टीबी हो सकता था, पास्ट एक्सपोजर हो सकता था, या अभी उसके अंदर लेटेंट टीबी है, क्योंकि ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज बेसिकली फॉर द लेटेंट टीबी। इट डज नॉट इंडिकेट कि इसको एक्टिव इन्फेक्शन ही है। अगर उसको साथ में कफ है, फीवर है, तो आपने बोलना उसको एक्टिव इन्फेक्शन है। अगर उसको कोई सिम्टम्स नहीं है तो उसकी एक्टिव इन्फेक्शन नहीं है, फिर लेटेंट इन्फेक्शन है, फिर लेटेंट इन्फेक्शन है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कब मिलेगा? कब ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा? व्हेन देयर इज बीसीजी वैक्सीन आफ्टर 8 to 14 वीक्स। 2 या 3 महीने के अंदर, 2 या 3 महीने के पहले उसको बीसीजी वैक्सीन लगी थी और आज आपने उसका टीएसटी किया, वो पॉजिटिव आ गया, तो ये नहीं कि उसको टीबी है। ओके, बच्चे का बर्थ पे ही लगती है ना बीसीजी वैक्सीन, बर्थ पे ही लगती है एनआईएस के अकॉर्डिंग। या तो एनटीएम है, नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया, तब भी ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। नॉन ट्यूबरकुलर आई विल टीच यू नेक्स्ट वीडियो, डोंट वरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। काफी लंबी वीडियो, बट मैंने बहुत क्रिस्पी छोटा करवाने की कोशिश की और आई होप आपको थोड़े कंसेप्ट्स पता लगे होंगे, खासकर सीबी नाट, एलपीए, स्मीयर, माइक्रोस्कोपी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम। अगर ऐसा प्यारा सा फ्लो चार्ट अगर अपने पेपर में बना के आओगे तो क्यों टीचर नंबर नहीं देगी? अगर आपको ऐसा फ्लो चार्ट प्यारा सा पता होगा तो आपके पास क्यों पेशेंट्स दोबारा नहीं आएंगे? क्योंकि आप इतने अच्छी ट्रीट कर रहे हो, उसको इतना अच्छा डायग्नोसिस बना रहे हो, फिर ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।